मैं शाम ढले रायकोट पहुंचा। बाबूजी घर पर नहीं थे, किसी मीटिंग में गए हुए थे। मेरी आमद का सुनते ही पूनम मेरे कमरे में मुझसे मिलने चली आई। नमस्कार, उसने अपने दोनों हाथ सीने पर बांधे। मेरे ज़हन में अजना की वो तस्वीर उभरी जिसमें पार्वती ने अपने दोनों हाथ उसी तरह सीने पर बांधे हुए थे। उसकी शर्मगी आंखों के गहरे पानियों में मैं डूब डूब गया। पूनम को देखते ही एक अजीब सा सरूर, एक तमानियत, एक गंभीर से सुकून का एहसास होने लगता था। उसके हुस्न में एक तकद्दुस था, रख रखाव में एक हिजाब। वो ऐसी ही हसीन थी जैसे क्रिसमस कार्ड पर बने हुए खूबसूरत फरिश्ते होते हैं। उसे देखकर मुझे स्कूल के ज़माने में पढ़ी वर्ड्सवर्थ की सारी नज़में याद आ जाती थीं। उससे बातें करते हुए मुझे यूं मालूम होता था जैसे मैं रास्ता भूलकर परियों के देश में आ निकला हूं। वो लम्हे अमर हो जाते जो उसकी सोबत में गुजरते। कहाँ गायब रहे श्रीमान जी इतने रोज, उसने शिकायत भरे लहजे में पूछा। मैं उसे क्या बताता, मेरा जी चाहता था उससे कह दूं कि मैं उससे बचकर कहाँ जा सकता हूँ। उसके तसव्वुर से छुटकारा मेरे लिए कब मुमकिन है, लेकिन रोबे हुस्न था कि उसे कहने को बात बदल बदल जाती थी। जरा तबीयत खराब थी, चोट लग गई थी, सोचा तुम लोगों को परेशान क्यों करूं। मैंने जवाब दिया। कहाँ लगी चोट, उसने बेचैनी से कहा। यहाँ, मैंने अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा, और पूनम लजा गई। तंग रंग उसके गालों पर कौसो कज़ा की तरह फैल गए। उसकी हया आलूद नजरें झुक झुक गईं। आपको तो मजाक के अलावा कुछ सूझता ही नहीं, मैं चाय लाती हूँ आपके लिए, उसने नजरें झुकाए हुए कहा और बाहर चली गई। पूनम वापस आई तो मैं कपड़े बदलकर तैयार हो चुका था। आज मैंने दोबारा ऑफिसर्स क्लब जाने का प्रोग्राम बनाया था। मैं देखना चाहता था कि हवाई अड्डे पर गुजरने वाली क़यामत के असरात किस हद तक बाकी हैं। पूनम को साथ ले जाने के लिए अब मुझे किसी से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं थी, ना ही शायद पूनम को। हम दोनों सिर्फ अतमाम हुज्जत के लिए घर वालों के सामने अपनी रवानगी का ऐलान कर दिया करते थे। बाबूजी का काफी देर इंतजार करने के बाद बिल आखिर हम दोनों क्लब की तरफ रवाना हो गए। बाबूजी का काफी देर इंतजार करने के बाद बिल आखिर हम दोनों क्लब की तरफ रवाना हो गए। इस मरतबा मैंने मोटरसाइकिल पर सफर करने को तरजीह दी थी। हम क्लब में पहुंचे तो एक मरतबा फिर हरिसाना नजरों ने पूनम का अहाता कर लिया, लेकिन मैंने पूनम का हाथ थामे रखा और एक कोने में रखी मेज संभाल ली। आज स्वामी जी नजर नहीं आ रहे थे और मेरे दिल से दुआ निकल रही थी कि खुदा करे उसकी मनहूस सूरत यहाँ दिखाई ना दे। मैंने पूनम की ख्वाहिश पर सिर्फ काफी का आर्डर दिया और उसमें खो गया। आह, कितने खूबसूरत लम्हे थे जो उसकी सोबत में गुजरते थे। जिंदगी उन्हीं खूबसूरत लम्हों से तो इबारत है। आप स्वामी जी के आश्रम नहीं जाएंगे क्या? पूनम ने अचानक बैठे बैठे सवाल कर दिया। अरे ओम, ये वक्त ऐसे मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने का है, मैंने जान छुड़ाने के लिए कहा। एक बात कहूं प्रकाश बाबू, उसने अजीब से लहजे में कहा। अगर स्वामी की बात करनी है तो ना कहना, हाँ, और अगर कोई बात हो तो कह डालो, मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए खुमार आलूद लहजे में जवाब दिया। न जाने मुझे कभी कभी ये एहसास क्यों होने लगता है कि आप वो नहीं जो नजर आते हैं। उसकी इस बात ने एक लम्हे के लिए तो सनसनी की एक लहर मेरी रीढ़ की हड्डी में दौड़ा दी। क्या लगता है, मैंने लहजा शौक बनाए रखा। कुछ भी, मैं शायद वजाहत न कर पाऊं। मुझे आपकी तरह बड़े बड़े लफ्ज बोलने नहीं आते। बस मुझे तो यूं लगता है जैसे पिछले कई जन्मों से मुझे आपका इंतजार था और अब तो मन का सोना नगर बसता नजर आता है। लेकिन ये कैसा जज्बा है जो मेरे अंदर ही अंदर मुझे मेरी कम मायगी का एहसास दिलाता रहता है। न जाने मुझे क्यों विश्वास नहीं होता कि आपको कभी पा भी सकूंगी। इस लम्हे उसकी बात ने मुझे भी जज्बाती कर दिया था। मैं महसूस कर रहा था कि वो पिछले कई रोज से मुझसे कुछ कहना चाहती है लेकिन कह नहीं पाती थी। अब शायद मेरे 5 रोज तक बगैर इतला दिए गायब रहने की वजह से उसको मैं मीज लगी थी और उसने अपना लावा उगल दिया था। मैं उसे कैसे बताता कि दिल की नगरी का दस्तूर ही निराला है। यहाँ सबसे पहले आने वाला मुसाफिर ही उसका मालिक बन बैठता है। जिस कैफियत का वो शिकार थी, मैं भी उसी आग में जल रहा था। पूनम से मेरी मोहब्बत इस अहबाब की मानद नहीं थी जो
नदी की सतह पर एक लम्हे के लिए नमूदार होकर गायब हो जाए। उसमें तो दरिया जैसी गहराई थी, उसकी तपश तो मुझे कभी भी जला सकती थी। हम दोनों एक दूसरे की लगाई हुई आग में जल रहे थे। एक तो मुझे ये समझ नहीं आती कि तुम हमेशा मनफी नुक्ते नजर से क्यों सोचती हो, मैंने दिल पर जबर करके मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा, हमारे साथ वैष्णो यात्रा जरूर चलिए। बाबूजी आपको मना तो करेंगे, लेकिन मेरे लिए वहां मांगने वाली हर मदद पूरी होती है। मैंने उसका दिल रखने के लिए हाँ कर दी। अजीब बात तो ये थी कि क्लब में अभी तक किसी के मुंह से मैंने हवाई अड्डे पर होने वाले वाक़े के मुतालिक कुछ नहीं सुना था, या फिर इन लोगों को सख्ती से हदायत की गई थी कि उस वाक़े का जिक्र किसी से ना किया जाए, क्योंकि भारतीय सिक्योरिटी कम अज कम इतनी मजबूत नहीं थी कि वो ऐसी बात की हवा किसी को लगने ही ना देती। नए स्क्वाड्रनों की आमद, अफसरान के तबादले, शिकायतें, नए नए इंकशाफात और मुख्तलिफ स्कैंडल, जिनका मौजू ज्यादातर यही होता था कि फलां अफसर की बीवी फलां कैडेट से पेशगी बढ़ा रही है और फलां की फलां से पींगे बढ़ा रही है। ये थे वो मौजूआत जिन पर अमूमन यहाँ गुफ्तगू सुनने को मिलती थी। हम अगर ये दूसरी मर्तबा क्लब में आए थे, लेकिन अभी वहाँ के मुस्तकिल बैठने वालों ने पूनम को नहीं बुलाया था। उनके लिए बायसे हसरत बात यह भी थी कि आला फौजी अफसरान के होते हुए आखिर एक सिविल लड़के से पूनम की दोस्ती चेमैनी दार, क्योंकि आला फौजी अफसरान की ज़हनी तरबियत ही कुछ इस अंदाज में की जाती है कि कम अज कम लड़कियों की हद तक वो खुद को बिला शर्कत गैर अपनी मलकियत जानते हैं। अजीब बात कि भारत में आज तक मार्शल लॉ न लगने के बावजूद वहाँ फौज के खिलाफ खासी नफरत पाई जाती है। खसूसन पुलिस और फौज के दरमियान तसादुम और तल्ख कलामी तो आए रोज अखबारात में पढ़ने को मिलती है। हमें बैठे हुए अभी बमुश्किल आध घंटा ही गुजरा था जब मैंने एक स्मार्ट ब्राह्मण ऑफिसर को अपनी मेज की तरफ बढ़ते देखा। वो सिविल कपड़े पहने हुए था। अगर आपकी इजाजत हो तो, उसने बड़े मुअद्दिब लहजे में पूछा। ओह क्यों नहीं, मैंने खुश इखलाकी का मुजाहरा करते हुए कहा। फ्लाइट लेफ्टिनेंट राजकुमार, उसने मुझसे मुसाफिया करते हुए कहा। प्रकाश और पूनम, मैंने पूनम की तरफ इशारा करते हुए कहा। पूनम ने हाथ मिलाने से बचने के लिए पहले ही हाथ बांध दिए थे। क्लब में आने वाली किसी भारतीय नारी से ये उम्मीद तो कम ही होती थी कि वो शर्मो हया का मुजाहरा करे, लेकिन ये भी मुमकिन था कि कभी कभी कोई भारतीय महिला भी आ जाती, जिसके मुतल्लिक अमूमन वो लोग यही अंदाजा लगाते थे और खुल जाएंगे दो चार मुलाकातों में। दो चार रवायती बातों के बाद हम बेतकल्फी से आपस में गुफ्तगू करने लगे। मैंने उसे बताया कि हम तो क्लब को वाहिद शरीफाना तफरीका समझकर यहाँ चले आते हैं, क्योंकि दूर नजदीक और कोई अच्छी जगह बैठने के लिए नहीं मिलती। पूनम को मैंने अपनी मंगेतर बताया। इस तारुफ ने ही राजकुमार के अरमानों पर ओस डाल दी थी, लेकिन वो जल्दी हथियार फेंकने वाला दिखाई नहीं देता था। आप लोग कभी मेस में आइए ना, उसने मुझे बड़ी पुरखलूस दावत दी। अंधे को क्या चाहिए दो आंखें, मैंने एक आध फिक्रे में अपनी लुधियाना मसरूफियत का रोना रोकर उसकी पुरखलूस दावत का शुक्रिया अदा करते हुए उससे वादा कर लिया कि जरूर आऊंगा। फ्लाइट लेफ्टिनेंट राजकुमार की दरखास्त पर हमने एक मरतबा फिर उसकी मंगवाई हुई काफ़ी पी। काफ़ी की चुस्कियां लेते हुए वो बातें तो बज़ाहिर मुझसे कर रहा था, लेकिन उसकी नज़रों ने पूनम को अपने हिसार में ले रखा था। पूनम को सख्त कोफत हो रही थी। वो औरत थी, इसलिए मर्द की हरीस निगाहों का मुझसे ज्यादा बेहतर अंदाजा लगा सकती थी। मुझे आपकी मार्शल लाइफ बहुत पसंद है, मैंने बिल आखिर मतलब की बात पर आते हुए कहा। शुक्रिया, आप लोग आइए तो आपको कुछ दिखाएं, मैं एरोनॉटिकल इंजीनियर हूं, उसने मेरी बात से खुश होते हुए कहा। करीबन 11 बजे रात तक हम लोग बातें करते रहे। मैं उसे हेर फेर कर एयरफोर्स की तरफ ले आता था। दौरान गुफ्तगू मैंने उसको इस बात का मुतलकन एहसास नहीं होने दिया था कि फौज की तंजीम के मुतल्लिक मामूली सी मालूमात रखता हूँ, क्योंकि हम जंग के मौजू पर बात कर रहे थे। इसलिए राजकुमार के सामने मुझे खाकम में बदहन अपने मुल्क के खिलाफ खूब जहर उगलना पड़ता था। जवाब में मुझे इंतहाई अहम मालूमात हासिल हो रही थी। जदीद तरीन एयर कंट्रोल सिस्टम, भारतीय फिजाइया के दिफाई इकदामात, हमला करने की सलाहियत का अंदाजा वगैरह वगैरह।
11 बजे के करीब जब वो टॉयलेट जाने के लिए उठा तो पूनम ने सुख का सांस लिया। इस असना में वो जबरदस्ती हमारी गुफ्तगू में सिर्फ हूं हां करती रही थी। परमात्मा के लिए अब इस मुसीबत से जान छुड़ाइए और घर चलिए, उसने हाथ बांधते हुए कहा। इखलाक भी किसी चीज का नाम है, और फिर इस बेचारे ने हम पर 20-25 रुपए जाया किए हैं। उसे कम अज कम जी भर के अपना दीदार तो करने दो। मेरी बात पर पूनम फिर लजा गई। राजकुमार वापस आया तो हम जाने के लिए तैयार थे। मैंने मजीद वक्त उसकी अच्छी सोहबत में ना गुजारने पर माजरत करते हुए उससे इजाजत ली और हम उठ गए। फ्लाइट लेफ्टिनेंट राजकुमार हमें बाहर तक छोड़ने आया था। आखिरी लम्हे तक पूनम को हसरत भरी निगाहों से देखता रहा। अब तो मैं भी रकाबत महसूस करने लगा था। सर्दी में खासा इजाफा हो गया था, लेकिन पूनम की हमराही ने मुझे सारे रास्ते ठंडक का एहसास नहीं होने दिया। खामखा मैं किसी की नींद गारत नहीं करना चाहता था, इसलिए घर से कुछ फासले पर मोटरसाइकिल का इंजन बंद कर दिया। घर में दाखिल होते वक्त मैंने खासी एहतियात से काम लिया था। मेरी मुतवक्के आमद के पेश नजर माताजी ने दरवाजा खुला रखा था। पूनम दूसरे दरवाजे से अपने घर चली गई। मैं अंदर दाखिल हुआ तो चौंक पड़ा। बैठक की लाइट जल रही थी। अमूमन इस वक्त लाइट नहीं जला करती थी और सारे घर वाले 10 बजे ही लंबी तान के सो जाते थे। बाबूजी रात को देर गए घर जरूर आया करते थे, लेकिन उन्होंने घर में कभी इतनी रात गए तक काम नहीं किया था। अमूमन उनकी मीटिंगें उनके दफ्तर में ही हुआ करती थीं। शायद कोई मेहमान हो, मैंने सोचा, लेकिन ऐसा कौन सा मेहमान था जिसकी आमद की खबर मुझे ना होती, क्योंकि इस दौरान मेरी कोशिश यही रही थी कि इस घर में आमदोरफ्त रखने वाले हर शख्स के मुतल्लिक मुझे मालूमात हासिल हो जाएं। मुबादा कोई मेरी लाइल्मी में मेरे लिए खतरा न बन जाए। मेरा फितरी तजस्सुस था या मेरे बिजनेस का तकाजा कि मैंने छुपकर वहां मौजूद लोगों की गुफ्तगू सुनने का इरादा कर लिया। घर के बाकी तमाम लोग लंबी तान कर सो रहे थे। सर्दियों की वजह से बैठक का दरवाजा बंद था। अंदर शायद किसी मामले में गर्मा गर्म बहस हो रही थी। मैं बिल्ली की तरह बगैर आवाज पैदा किए पंजों के बल आगे बढ़ा और नीमवान दरवाजे से कान लगा दिए। वो लोग किसी पुलिस अफसर को कत्ल करने के तरीकेकार पर बहस कर रहे थे। बाबूजी और उनके हामियों का ख्याल था कि उसे दिन दिहाड़े बड़े बाजार में गोली मारी जाए, खा उसमें कोई वर्कर ही क्यों ना काम आ जाए। वो कह रहे थे कि इस तरह दलेरी से की गई वारदात का असर ज्यादा देर साबित होगा और पुलिस घबरा जाएगी। इस तरह मुमकिन है पुलिस के आला अफसरान भी आइंदा नक्सलवादियों को गिरफ्तार करते हुए घबराहट महसूस करें। जबकि दूसरे ग्रुप का कहना था कि बजाय शोर शराबा करने के चुपचाप अपना काम किया जाए और इस पुलिस अफसर को रात में सोते में मौत के घाट उतार दिया जाए। कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद पुलिस के आला अफसरान को टेलीफोन के जरिए इस कत्ल की इत्तला देकर आइंदा खतरनाक इकदामात की धमकी दी जाए। करीबन 10-15 मिनट तक बहस मुबासा करने के बाद बिल आखिर इन लोगों ने कसरत राय से बाबूजी की बात मान ली और इस बात का फैसला हुआ कि पुलिस अफसर जो जालंधर का पुलिस कप्तान था और जिसने 2 नक्सलवादियों को गिरफ्तार करने के बाद फरारी के बहाने गोली मार दी थी, दिन दिहाड़े कत्ल किया जाए। इस सिलसिले में इन लोगों ने अमरीक सिंह का नाम मुंतखब किया, जो मकामी कम्युनिस्ट पार्टी का सरगर्म कारकुन था। मैं चुपचाप वापस चला आया। इस वारदात के लिए उन्होंने 10 दिन बाद की तारीख मुकर्रर की थी, क्योंकि वो अफसर जिसे गोली मारनी थी इन दिनों देहरादून गया हुआ था। इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।